सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड क्लास ऑन लॉ ऑफ सप्लाई। देखो आज की जो टॉपिक्स हमारी रहेगी डिस्कशन की वो रहेगी व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई का एजम्पशंस क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सप्लाई फंक्शन किसे कहते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं, कर्व्स क्या होते हैं। देखो पहले स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के डेफिनेशन से, जो लॉ ऑफ डिमांड से आपको काफी मिलता जुलता नजर आएगा, बस एक चीज जगह बदल जाएगी। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। जिस लाइन को मैं बहुत हाईलाइट करता हूं वही चीज मैं फिर यहां हाईलाइट कर रहा हूं, ये लिखना आपके लिए मैंडेटरी है। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी, द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी दैट फर्म विल प्रोड्यूस और ऑफर फॉर सेल। तो कहने का मतलब है जब ये फर्म वर्ड आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिंगल सेलर। तो बोलता है द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस और ऑफर फॉर सेल। तो एक प्रोड्यूसर जब भी कोई सामान तैयार करता है, मार्केट में ऑफर करता है सेल करने के लिए, विद राइज इन इट्स प्राइस एंड फॉल विद अ फॉल इन इट्स प्राइस। मतलब जो क्वांटिटी है वो प्राइस के बढ़ने के साथ क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा, बढ़ेगा, और प्राइस के फॉल होने से क्वांटिटी सप्लाइड क्या करेगा, फॉल करेगा। लेकिन कंडीशन ये लगा देता है अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग को हम लोग अदर फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम। अब सर फैक्टर्स के बारे में देखो, अगर यूं खाली सब कुछ प्राइस ही डिसाइड करता तब तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा बढ़िया है, सब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि एज अ सेलर जब भी प्राइस बढ़ता है तो हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं ज्यादा सामान बेचने के लिए, बिकॉज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न हायर प्रॉफिट। वैसे ही जब प्राइस कम हो जाता है तो हम सप्लाई कम करना चाहते हैं, मतलब ऑफर कम करना चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है यहाँ पे हमको वो प्रॉफिट अर्न ना हो जो हम पहले करते थे। तो एज ए प्रोड्यूसर ये डिसीजंस लेना काफी आसान हो जाता है एक सेलर के लिए कि कब ज्यादा बेचना है कब कम बेचना है। लेकिन अगर ये सारे कंडीशन प्राइस पे ही रहते तब आसान था, लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो मार्केट में रोल प्ले करते हैं। सपोज मैं सिर्फ एक ही फैक्टर लेता हूं जो मैंने यहां पे लिखा है, प्राइस ऑफ इनपुट। अगर आपको याद होगा इनपुट का मतलब होता है वो फैक्टर्स, वो रॉ मटेरियल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी सामान को बनाने के लिए। अगर सोचो इस इनपुट का कॉस्ट बढ़ जाए तो इसका मतलब देखो हर एक जो प्रोड्यूसर होता है उसका एक इन्वेस्टमेंट होता है। अगर इनपुट का दाम बढ़ जाए, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाए, लेबर्स का सैलरी अगर बढ़ जाए तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से ही एक प्रोड्यूसर्स क्या हो जाता है, जो क्वांटिटी पहले बनाता था वो क्वांटिटी क्या कर देता है, कम कर देता है। अब क्वांटिटी जैसे ही कम कर देगा तो जो वो ऑफर करता था सेल करने के लिए वो ऑफर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब सप्लाई क्या हो जाएगा, कम। तो इनपुट का प्राइस फॉल राइज होने से मेरा सप्लाई कम हो जाता है। वही अगर इनपुट सस्ता हो जाए, रॉ मटेरियल सस्ते मिल रहे हैं, लेबर सस्ते मिल रहे हैं, तो हम प्रोडक्शन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो हम ऑफर भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो कहने का मतलब है प्राइस के अलावा भी मार्केट में कुछ ऐसे फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमारा डिसीजंस रिगार्डिंग इंक्रीमेंट और फॉल इन द सप्लाई को देखते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से अगर चले और सिर्फ सब कुछ प्राइस को ही लेकर चलना है तो आपके अदर फैक्टर्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ऑल द अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट। इसीलिए यहां पर बोला गया है एजम्पशन। तो हम ये एजम्पशन ले लेते हैं कि देखो प्राइस ऑफ इनपुट रिमेन कांस्टेंट, मतलब इनपुट का प्राइस ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। तो इनपुट का दाम अगर जब घटेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली प्राइस में भी, सप्लाई में भी कोई चेंज नहीं आएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि जब एक होलसेलर या प्रोड्यूसर अगर वीट उगाता है और सडनली वो देखता है कि भाई राइस का दाम बढ़ रहा है तो वो अपना प्रोडक्शन क्या करता है, वीट से शिफ्ट करके कहाँ चला जाता है, राइस में। क्यों चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है वहां पे ज्यादा प्रॉफिट कमाने का जगह है। लेकिन अगर हमको लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से चलना है तो ये भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब आप एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेंगे, जो आप करते आ रहे थे वही करेंगे। क्योंकि अगर आप एडवांस टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपका कॉस्ट कम हो जाए, आप प्रोडक्शन को बढ़ा दो, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका सप्लाई बढ़ सकता है। तो नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। और टैक्सेशन पॉलिसी में भी कोई चेंज नहीं। देखो टैक्सेशन पॉलिसी, यूं तो
फैक्टर्स काफी सारे होते हैं, मैंने 5-6 आपको एक्सप्लेन किए थे। टैक्सेशन भी उसमें से एक था जो प्रीवियस वीडियो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, फिर मैं बता देता हूं। कई बार गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स इंपोज कर देता है या कभी कभी सब्सिडी देता है, छूट। अगर गवर्नमेंट टैक्स इंपोज कर दे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आपके सामान का कॉस्ट बढ़ जाएगा। लोग तो कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा तो आप प्रोडक्शन क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि डिमांड ऑटोमेटिकली कम होने वाला है। वही अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देता है फार्मर्स लोग को सीड्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, तो आपके मटेरियल के दाम सस्ते हो जाते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं। तो टैक्सेशन पॉलिसी पे भी सप्लाई डिपेंड करता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, हर वो फैक्टर जो आपके सप्लाई को मूव करा सकता है, इधर अपवर्ड और इधर डाउनवर्ड, उन हर एक चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये पूरा सम अप होता है लॉ ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन एंड एजम्पशन। लेकिन अब आते हैं सप्लाई फंक्शन में। सप्लाई फंक्शन इज अ स्टेटमेंट। देखो, सप्लाई फंक्शन एक स्टेटमेंट है विच स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट, माने फैक्टर्स के साथ इनका क्या रिलेशन होता है। देखो मैंने यहाँ पे एसएन लिखा है, तो ये एसएन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, एफ मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप, और ये सारे जो मैंने लिखे हैं ये सब इनिशियल्स हैं, ऑल द फैक्टर। जैसे देखो मैंने लिखा है पीएन, ये है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी जो हमारा पहला था। फिर देखो PN-N-1 प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें बहुत सा कैटेगरी के गुड्स हो सकते हैं। GF मतलब देखो गोल ऑफ द फर्म, जो मैंने आपको पढ़ाया था, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रिस्क मिनिमाइजेशन। प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल जो इनपुट पे आ जाते हैं। T में टेक्नोलॉजी आ जाता है, E में एक्सपेक्टेशन आ जाता है, G में आ जाता है टैक्सेशन पॉलिसी, GT लिखा हुआ है इसीलिए, क्योंकि कई बार गोल के साथ कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। तो ये सारे जो डिटर्मिनेंट्स मैंने लिखे हैं, 21 ले लिखे हैं, इन सबका सप्लाई पे कोई ना कोई क्या होता है, असर होता है। इनपुट हो या रिलेटेड फैक्टर्स हो या खुद का प्राइस हो या टैक्सेशन पॉलिसी हो या टेक्नोलॉजी हो, हर एक फैक्टर सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है, सप्लाई को बढ़ा भी सकता है, सप्लाई को घटा भी सकता है। तो इनके साथ सप्लाई का जो रिलेशन होता है उसी को कहते हैं हम लोग सप्लाई फंक्शन। तो ये टॉपिक तो आपका यहां तक हो गया। अब हम लोग आते हैं शेड्यूल की तरफ। देखो शेड्यूल में क्या पढ़ना होता है, मैंने आपको डिमांड में भी सेम चीज पढ़ाया था, यहां पे भी मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं। शेड्यूल वर्ड का मतलब होता है कि जब भी किसी इंफॉर्मेशन को अगर हम टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, मैं फिर बता रहा हूं, जब भी किसी शेड्यूल इंफॉर्मेशन को अगर हम टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन को ही शेड्यूल कहते हैं। जैसे देखो मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया है, जब आपको स्कूल में आपका शेड्यूल मिलता है रिगार्डिंग योर एग्जाम, किस दिन आपका एग्जाम है, किस डेट पे एग्जाम है, टाइमिंग क्या होगी, सब्जेक्ट्स क्या होंगे, तो वो अलग अलग कॉलम्स में वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको शेड्यूल वर्ड कहा है। जैसे आपका जो रूटीन होता है डेली रूटीन, फर्स्ट पीरियड में क्या होगा, सेकंड पीरियड में क्या होगा, वो चीज एक टेबुलर फॉर्म में होती है, उसके ऊपर शेड्यूल लिखा रहता है। तो देखो मैंने लिखा है अ सप्लाई शेड्यूल इज ए टेबुलर स्टेटमेंट। तो सप्लाई शेड्यूल भी क्या होता है, एक टेबुलर स्टेटमेंट होता है। शोइंग द वेरियस क्वांटिटीज विच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस, मतलब जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करना चाहता है या सेलर सेल करना चाहता है एट ए डिफरेंट प्राइस एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो अलग अलग दामों पे एज ए प्रोड्यूसर आप मार्केट में कितना कितना क्वांटिटी ऑफर करने वाले हो या करना चाहते हो, इस चीज को जब आप टेबुलर वे में प्रेजेंट करते हो उसे कहते हैं सप्लाई शेड्यूल। अब ये शेड्यूल दो प्रोसेस में बनता है, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जब हम एक सेलर के बारे में बात करते हैं, या मार्केट सप्लाई शेड्यूल मतलब जब सारे सेलर्स के बारे में बात करते हैं। देखो मैंने लिखा हुआ है एन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज डिफाइंड एज द टेबल विच शोज अ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी that an individual producers or a firm which would offer for sale at different price। तो as a seller और as a producer आप अपने गुड्स का अलग अलग प्राइस पे कितना कितना क्वांटिटी मार्केट में ऑफर करेंगे, इसी इंफॉर्मेशन को जब हम टेबुलर वे में प्रेजेंट करते हैं इसे कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। फॉर एग्जांपल जब आपके गुड्स का दाम 10 रुपया है तो आप 5000 क्वांटिटी ऑफर करना चाहते हैं मार्केट में। अब देखो जैसे जैसे प्राइस क्या कर रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, तो आपका जो ऑफर का रेशियो भी है वो दिन पे दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सेलर यहाँ पे क्या चाहता है, प्रॉफिट अर्न करना। जो लॉ ऑफ सप्लाई में भी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ते जाएगा मेरा सप्लाई भी क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो सप्लाई का मतलब हमेशा याद रखना, जो आप ऑफर करना चाहते हैं, जो आप बेचना चाहते हैं इज अ डिजायर,
नॉट जो आपने एक्चुअल में बेचा। मैं बार बार कहता हूं कि सप्लाई का मतलब कभी भी ये मत समझ लेना जो आपने बेच दिया। सप्लाई का मतलब हमेशा ये होता है ऑफर, विलिंग। देखो बार बार यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ऑफ फर्म वुड ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल मतलब जो हम ऑफर करना चाहते हैं। अब जब हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल में आते हैं तो क्या पढ़ेंगे, सुनो। मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज ए टेबल, ये भी एक टेबल है, which shows the various quantities of the goods that all the firms are willing to produce. all the firm, जब all the firm बोलते हैं तो इसको हम इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, at each market price during a specified time period। ठीक है, अब यहां पे आता है प्राइस, क्वांटिटी ए, क्वांटिटी बी और क्यूएम। देखो जब 10 रुपया दाम है, एक सेलर है ए जो 5000 क्वांटिटी ऑफर कर रहा है और बी जो है वो 4000 क्वांटिटी ऑफर कर रहा है, और टोटल मार्केट में कितना ऑफर कर रहा है, 9000। ये कैसे आया, दोनों को एडअप कर दो। तो ऑल, अगर हम सोचते हैं कि हमारे मार्केट में 2 ही सेलर हैं तो 2 सेलर मिला के 10 रुपए में कितना क्वांटिटी ऑफर कर रहे हैं, 9000। 15 रुपए में देखो कितना है, 10 + 8 18000। 20 में कितना है, 16 + 11 27000। 25 में कितना है, 17 + 13 30000। और 30 में क्या, 19 + 14 33000। तो कहने का मतलब है जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं अलग अलग प्राइस पे वो कितना कितना ऑफर कर रहे हैं उसको एडअप कर दो, और एडअप करके जो आएगा वो आपको मार्केट सप्लाई देकर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, अगर सोचो सिंपली आता है लॉ ऑफ सप्लाई 2 मार्क्स पे, तो आप जस्ट डेफिनेशन के साथ एजम्पशन लिख देना, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कभी लॉ ऑफ सप्लाई 6 मार्क्स में दे देता है तो आपको लॉ ऑफ सप्लाई के साथ उसका एजम्पशन के साथ शेड्यूल भी लिखना है, और इसके बाद मैं आपको कर्व ड्रॉ करना सिखाऊंगा, वो कर्व भी आपको लिखना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू कर्व्स। देखो शेड्यूल्स मैंने आपको बता दिया, अब शेड्यूल के बेस पे मैं कर्व बनाना सिखाता हूं। कर्व होता क्या है, कोई भी शेड्यूल का जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं, तो जब भी किसी डेटा को आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो वो कर्व का शेप ले लेता है, ईदर डाउनवर्ड और अपवर्ड, अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं क्या है। देखो पहला जैसे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मैंने बनाया था, उसी के बेस पे मैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बना रहा हूं। अब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है, सुनना। एन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज डिफाइंड एज द कर्व व्हिच शोज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए गिवन कमोडिटी which an individual producer is willing to supply at different prices during a period of time, other factor remaining constant other than price। जो मैंने आपको पहले भी कहा, लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस को छोड़ के सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और इंडिविजुअल का मतलब होता है एक अकेला सेलर अपने गुड्स को डिफरेंट प्राइसेस पे कितना क्वांटिटी ऑफर करता है मार्केट में, उसको जब हम टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तब वो शेड्यूल बन जाता है। उसी को जब हम ग्राफिकली लेकर आते हैं तो वो कर्व बन जाता है। अब कैसे प्लॉट करेंगे, देखो जब प्राइस 10 रुपया था हम कितना क्वांटिटी ऑफर कर रहे थे, 5000। देखो ये है मेरा प्राइस, देखो मैंने 2 एक्सिस ड्रॉ करके रखे हैं, वन इज द एक्स, द अदर वन इज द वाई। वाई एक्सिस पे मैं क्या मेजर करता हूं, प्राइस, और एक्स एक्सिस पे क्या मेजर करता हूं, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी देखो मैंने यहाँ पे 5 लिखी है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ 1000 है, तो मैंने पहले यहां पे लिख दिया क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ 1000। तो अगर सामान का दाम 10 रुपया है तो सोचो ये है 10 रुपया, आप कितना ऑफर कर रहे हैं, 5000। तो देखो यानी आपका अगर प्लॉटिंग आएगा तो प्लॉटिंग ये होगा। फिर देखो जब प्राइस 15 रुपया है तो आप कितना दे रहे हैं, 10000। देखो कुछ इस तरह से आएगा, दिख रहा है। इसके बाद देखो अगर 20 रुपए पे चले जाते हैं तो कितना ऑफर कर रहा है वो, 16000। तो 20 है 16 कुछ इधर आएगा। तो आप क्या करोगे, जस्ट ऐसे जाके, इतना दूर नहीं जाना है, जस्ट इधर आ जाना, इधर। तो ये हो गया आपका 16000। फिर 25 जब है तो कितना है, 25000 ही है, तो यहां पे हम आ गए पूरे 25000 पे। और जब 30 रुपया दाम है तो हम कितना दे रहे हैं, 35000। तो यहां पे 35 आ गया। सोचो, तो ये जो मेरा पॉइंट्स हैं, प्लॉटिंग है, इनको आप जोड़ दो तो ये जो आपका कर्व बनेगा ना, इस कर्व को कहते हैं हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब उसी के बेस पे हम बनाते हैं मार्केट सप्लाई कर्व। अब मार्केट सप्लाई कर्व भी किस पे डिपेंड करता है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल पे। जब मैंने शेड्यूल बनाया था तभी मैंने आपको कहा था जब अलग अलग सेलर्स के अलग अलग प्राइसेस पे कितने क्वांटिटी ऑफर करते हैं उसको अगर हम एडअप कर दें तो जो क्वांटिटी मेरे को मिलता है उससे को हम लोग मार्केट सप्लाई कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 10 रुपए पे कितना ऑफर कर रहा है, 9000। तो देखो ये रहा मेरा प्राइस है 10, ऑफर कितना कर रहा है, 9 इधर आएगा। तो समथिंग हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो 15 पे कितना दे रहे हैं, 18000। 18 कहाँ आएगा, 20 के थोड़ा पहले आ जाएगा,
तो जस्ट आपको जैसे आप छोटे क्लास में प्लॉटिंग करना सीखे थे बस वही करना है। 20 पे कितना है 27,000, तो 20 ये रहा, 27 कहाँ आएगा, करीब करीब यहाँ आ जाएगा, 27 हो गया सर। फिर 25 पे कितना है सर 30,000 है, तो 25 पे आ गए सर, ये आ गया मेरा 30, ठीक है। और लास्ट सर क्या है 30 पे कितना है 35,000, ये 35। तो इस कर्व को अगर आप जोड़ दो, इस कर्व को अगर आप जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा, सप्लाई कर्व। तो ये था इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है, ये है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, और ये क्या बन गया मेरा मार्केट सप्लाई कर्व, और इसी को कहते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल। तो जब भी आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तब आपको जो मिलता है वो कर्व होता है। तो इसीलिए बोलता हूं जब भी लॉ ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स में, आपको डेफिनेशन, एजम्पशन, शेड्यूल्स और कर्व सब कुछ बनाना पड़ेगा। देखो आज हम लोग का लास्ट टॉपिक दैट इज द डेरिवेशन ऑफ मार्केट सप्लाई कर्व फ्रॉम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। कैसे हम लोग एक इंडिविजुअली सप्लाई कर्व से मार्केट सप्लाई कर्व डिराइव कर लेंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अभी तक ये क्वेश्चन कभी बोर्ड्स में नहीं आया। जनरली क्या होता है कि जब भी कभी पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी बनाना होता है तो इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड प्रेजेंट कर देता है, जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे डिराइव करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको मैं दे दूं तो जनरली बच्चा क्या करेगा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बनाएगा, इंडिविजुअली सप्लाई कर्व बनाने लगेगा, फिर उससे कैसे मार्केट सप्लाई कर्व बनता है सब कुछ बना देगा। लेकिन इतना कुछ करना है नहीं, मैं आपको सिंपल बताता हूं। ये कॉन्सेप्ट तो आप भी जानते हैं, मिनिमम 2 इंडिविजुअल सप्लाई कर्व मेरे को चाहिए एक तो मार्केट सप्लाई कर्व बनाने के लिए, तभी ना 2 लोग जुड़ेंगे तब एक मार्केट बन सकता है। अगर मैं एक ही सप्लाई कर्व ले लूं एक इंडिविजुअल का और उसी को बोलूं वो मार्केट है, तो देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड द इंडस्ट्री, क्योंकि सिंगल सेलर को इकोनॉमिक्स में डिनोट करते हैं फर्म से, और ऑल द फर्म्स टेकन टुगेदर जब आ जाते हैं तो उससे हम लोग मार्केट से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए मिनिमम 2 इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आपको चाहिए। सपोज करो मैं एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ड्रॉ करता हूं। कैसे ड्रॉ कर रहे हैं देखो, यहाँ पे ये y, ये x और ये ओरिजिन, ये 2 बना लिया। सोचो मेरा प्राइस P1 है, क्या है मेरा P1, और ये क्वांटिटी है मेरा Q1। एक प्राइस मैंने P2 ले लिया और क्वांटिटी क्या आ गया मेरा Q2। ऑब्वियसली है, लॉ ऑफ सप्लाई का रूल तो यही है सर कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। और यहां पे मैंने क्या कर लिया, एक कर्व ड्रॉ कर लिया। इसको हम डिनोट करते हैं A1 के साथ, इसको डिनोट करते हैं B1 के साथ, और ये सप्लाई कर्व S1 आ गया, ठीक है। तो सोचो मैंने एक फर्म के लिए ये ड्रॉ कर लिया। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इन फिगर 1 एट OP1 फर्म A, तो ये फर्म A पकड़ लेते हैं, तो इसको हम SA लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्म A सप्लाईज P1 A1, देखो सप्लाई कितना कर रहा है P1 A1, यही ना क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। आप अगर ऐसे भी बोलोगे अप टू OQ1 तो एक ही बात है। तो दूसरा देखो क्या बोला है, वाइल फर्म B, अब फर्म B के लिए भी तो डायग्राम बना लेते हैं, चलो भाई। तो फर्म B के लिए बना लेते हैं, ये है Y, ये X और ये ओरिजिन। फाइल फर्म B इज विलिंग टू सप्लाई A1 A2 क्वांटिटी। अब देखो जब अगर मैं यहाँ पे P1 ले लिया, ये ले लेता हूं मैं Q1, और यहाँ पे भी मैं ले लेता हूं Q2, और ये सप्लाई कर्व मैंने ड्रॉ कर लिया फर्म B के लिए। क्लियर है, ड्रॉ कर लिया। इसको मैं A2 से डिनोट करता हूं और इसको B2 से। तो इसका मतलब है जो फर्म A है, तो जब प्राइस OP1 रहता है तो वो इतना क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, और जब फर्म B है वो इतना क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। ये क्लियर हुआ। सडनली दोनों फर्म को अगर मैं जोड़ दूं, सोचो मैं यहाँ पे एक मार्केट सप्लाई कर्व बनाता हूं। कैसे बना रहा हूं देखो, बना लिया मैंने, ठीक है। प्राइस मैंने P1 ले लिया, चलो भाई ठीक है। अब अगर देखो इसका जो लेंथ है, लेंथ देख रहे हो यहां तक, इसका लेंथ देख रहे हो आप यहां तक, ये जो लेंथ अगर आप देखोगे ध्यान से, इस दोनों को मैं जोड़ दूंगा। अगर मैं जोड़ूं तो मोटा मोटी इतना तक आपका आ जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है प्राइस ऑफ द 2 फर्म टेकन टुगेदर आर विलिंग टू सप्लाई P1A। कितना सप्लाई करने वाला है P1A। तो इसको मैं अगर Q1 दे दूं तो इस पॉइंट को डिनोट करूंगा मैं PA से। किसे डिनोट करूंगा PA से। वी गेट अनदर पॉइंट B। अब उसी तरह B को भी निकाल लो। अगर सोचो यहां से लेकर यहां तक का स्ट्रेट लाइन और यहां से लेकर यहां तक का स्ट्रेट लाइन, इन दोनों को अगर मैं एडअप कर दूं तो P2 पे मेरे को करीब इतना मिल जाएगा ये। और इसको मैं अगर नीचे ले आऊं तो मेरा एक क्वांटिटी 2 बन जाएगा, और इसको डिनोट किससे करेंगे हम लोग B से। देखो मैंने लिखा हुआ है P2B1 मीन्स P2B1 P2B2, इन दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड करेंगे, तो क्या मिल जाएगा मेरे को
P to B. By joining point A and B, we get a market supply curve. और यहां से जब हम ड्रॉ करेंगे एक कर्व, ये बन जाएगा मेरा मार्केट सप्लाई कर्व, जिसको हम लोग SSM या SM से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट सप्लाई कर्व हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है। ये हम लोग का लेफ्ट साइड होता है, ये राइट होता है। और ये क्यों ऐसे जाता है? बिकॉज देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन हुम, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो कर्व हमेशा क्या रहेगा? अपवर्ड। कर्व हमेशा क्या रहेगा? अपवर्ड रहेगा। लेकिन एक चीज आप देखो, जब प्राइस P1 है तो इतना क्वांटिटी बेच रहा है, प्राइस P2 है तो इतना बेच रहा है, हर में हम लोग ये देखा। लेकिन बिलो P1 देखो, बिलो P1 यहां पे कोई भी प्राइस का रेंज होता है, कोई भी क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है कि बिलो P1 प्रोड्यूसर्स आर नॉट विलिंग टू ऑफर एनीथिंग इन द मार्केट। तो यहीं पे बोलता है द प्राइस एट विच सेलर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड और नॉट विलिंग टू सेल देयर गुड्स इज कॉल्ड रिजर्व प्राइस। तो एक डेफिनेशन 2 मार्क्स में कई बार आ जाता है, व्हाट इज द रिजर्व प्राइस? तो सेलर आर नॉट प्रिपेयर्ड टू सेल बिलो अ सर्टेन लेवल ऑफ प्राइस एंड दैट प्राइस इज नोन एज रिजर्व प्राइस। तो बेसिकली लॉ ऑफ सप्लाई आपका कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।